बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के तीसरे सबक सही आदाद यानी इंटीजर्स। तो आज हम क्या करने वाले, इस सबक की जो आखिरी मशक़ी सेट है, मशक़ी सेट 8, तो आज हम इस मशक़ी सेट 8 के सवालात को हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि मशक़ी सेट 8 को हल करें, आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप उन बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से मशक़ी सेट 8 को हल कर सकेंगे। बच्चों मशक़ी सेट 8 में हमको क्या करना है, मशक़ी सेट 8 में हमको सही आदाद की तफ़रीक़ किस तरह से की जाती है, सही आदाद की तफ़रीक़ का क्या उसूल है, इसको हमको समझना है। बच्चों सही आदाद की तफ़रीक़ को समझने में बहुत सारे बच्चों को मुश्किल पेश आती है, लेकिन बच्चों मैं आपको इतने आसान तरीक़े से ये समझाने वाला हूँ कि सही आदाद की तफ़रीक़ किस तरह से की जाती है कि आप ज़िंदगी भर सही आदाद की तफ़रीक़ को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सही आदाद की तफ़रीक़ का क्या उसूल है, सही आदाद की तफ़रीक़ का क्या तरीक़ा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमको क्या समझना है कि सही आदाद की तफ़रीक़ किस तरह से की जाती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किस तरह से किया जाता है। ठीक है बच्चों, सही आदाद की तफ़रीक़ किस तरह से की जाती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमको 7 में से 4 को तफ़रीक़ करना हो, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने पर क्या जवाब आएगा बच्चों, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने पर जवाब आएगा 3। ठीक है बच्चों, आप इस बात से पहले से ही वाकिफ़ है कि 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने पर क्या जवाब आता है, 3 जवाब आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने पर कितने बचते हैं। ठीक है, बल्कि बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 में 4 के मुतज़ाद अदद को, 4 का मुतज़ाद अदद क्या होगा, यहाँ पर 4 के साथ कोई भी अलामत नहीं है तो 4 का मुतज़ाद अदद होगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ये मुस्बत अदद है, इसलिए उसका मुतज़ाद अदद क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए हम 7 में 4 के मुतज़ाद को, 4 का मुतज़ाद यहाँ पर -4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए 7 में 4 के मुतज़ाद अदद को यानी -4 को जमा भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, 7 में 4 के मुतज़ाद अदद को जमा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए 7 में 4 के मुतज़ाद अदद को क्यों जमा कर सकते हैं, इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 7 में 4 को तफ़रीक़ करने के लिए, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करने के लिए मैंने क्या किया है, 7 में 4 के मुतज़ाद अदद को यहाँ पर मैंने क्या किया है, जमा किया है। ठीक है बच्चों, सही आदाद की जमा से तो आप पहले से ही वाकिफ़ है, आप ये जानते हैं कि सही आदाद की जमा किस तरह से की जाती है। सही आदाद की जमा किस तरह से की जाती है, सही आदाद की जमा का उसूल ये है कि अगर आदाद की अलामतें अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, सही आदाद की जमा करने के लिए और उन आदाद की क्या करते हैं, तफ़रीक़ करते हैं। ठीक है, और अगर आदाद की अलामतें सेम हो तो उन सही आदाद की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आदाद की अलामतें अलग अलग हो तो हम उन आदाद की जमा करने के लिए क्या करते हैं, तफ़रीक़ का अमल करते हैं। ठीक है, तो सही आदाद की जमा का उसूल क्या है कि अगर आदाद की अलामतें अलग अलग हो तो उन सही आदाद की जमा करने के लिए उनकी तफ़रीक़ की जाती है। ठीक है, तो इन दोनों आदाद की अलामतें अलग अलग है, 7 के साथ कोई अलामत नहीं यानी जमा की अलामत है, 4 के साथ तफ़रीक़ की अलामत है। तो इस तरह से इन दोनों आदाद की जो अलामतें हैं वो कैसी है, अलग अलग है। तो इन दोनों आदाद की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, तफ़रीक़ का अमल करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में से 4 को तफ़रीक़ कर देंगे। ठीक है, 7 में से 4 को तफ़रीक़ करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 3 जवाब आएगा। ठीक है, अब बच्चों ये मालूम करने के लिए कि जवाब में कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी या तफ़रीक़ की अलामत आएगी, ये मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों आदाद की अलामतों को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इन आदाद में बड़ा अदद कौन सा है। यहाँ पर बड़ा अदद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा अदद क्या है, 7 है और इसके साथ कोई अलामत नहीं यानी जमा की अलामत है, तो जवाब में भी कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जमा की अलामत जवाब में लिख सकते हैं। और बच्चों आप जानते हैं कि हम किसी भी अदद के साथ अगर जमा की अलामत हो तो उसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जमा की अलामत को हटा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 7 में से 4 को तफरीक करने पर भी क्या जवाब आया, 3 जवाब आया। 7 में 4 के मुतजाद अदद को जमा करने पर भी क्या जवाब आया, 3 जवाब आया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, 7 में से 4 को तफरीक करने के लिए 7 में 4 के मुतजाद अदद को 7 में 4 के मुतजाद अदद को जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरत में जवाब क्या आ रहा है, सेम जवाब आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 7 में से 4 को तफरीक करने के लिए 7 में 4 के मुतजाद अदद को जमा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतनी आसान मिसाल है, 7 में से 4 को तफरीक करना है, तो आप सर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों अभी आपको इस उसूल की अहमियत का अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, उसमें आपको ये पता चलेगा कि सही आदात की तफरीक का ये जो उसूल है ये कितना अहम है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर ये बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हमको क्या करना है, 10 में से क्या करना है, 10 में से 6 को तफरीक करना है। ठीक है, 10 में से 6 को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा बच्चों, 10 में से 6 को तफरीक करने पर जवाब आएगा 4। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि 10 में से 6 को निकालने पर कितने बचते, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 10 में से 6 को निकालने के लिए, 10 में से 6 को तफरीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 में 6 के मुतजाद को, यहाँ पर 6 ये मुस्बत अदद है, इसका मुतजाद क्या होगा, -6 होगा। तो 10 में से 6 को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 के मुतजाद को यानी -6 को हम क्या कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारी ये जो तफरीक की मिसाल थी वो जमा की मिसाल में कन्वर्ट हो गई। अब हम सही आदत की जमा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सही आदत की जमा का जो उसूल है वो आपको पहले से वाकिफ़ है। सही आदत की जमा करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि दोनों आदात की अलामतें कैसी है, अलग अलग है या एक जैसी है। अगर दोनों आदात की अलामतें अलग अलग हो तो हम उनकी जमा करने के लिए क्या करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं, और अगर आदात की अलामतें सेम हो तो उनकी जमा करने के लिए क्या किया जाता है, जमा का अमल किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 और 6 इन दोनों आदात की अलामतें कैसी है, अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा, इन दो अलग अलग अलामतों वाले सही आदत की जमा करने के लिए क्या करना होगा, तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, तो 10 में से 6 को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 जवाब आएगा। ठीक है, अब बच्चों ये मालूम करने के लिए कि जवाब में कौन सी अलामत आएगी, हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदात की अलामतों को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देना होगा। ठीक है, जब हम इन दोनों आदात की अलामतों को नज़रअंदाज कर देंगे तो इन दोनों आदत में बड़ा अदद कौन सा होगा, 10 ये अदद बड़ा होगा। और 10 के साथ कौन सी अलामत है, कोई भी अलामत नहीं, यानी इसके साथ कौन सी अलामत होगी, जमा की अलामत होगी। इसलिए जवाब में भी कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी। ठीक है, और बच्चों आप ये जानते हैं कि किसी भी अदद के साथ अगर जमा की अलामत हो तो हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 6 को तफरीक करने के लिए हम 10 में 6 के मुतजाद अदद को जमा भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरत में जवाब क्या आ रहा है, एक ही जवाब आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 6 को तफरीक करने के लिए 10 में 6 के मुतजाद अदद को जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरत में जवाब एक ही आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो आसान तफरीक की मिसालें थी, 7 तफरीक 4 और 10 तफरीक 6, तो आप इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया कि ये जो उसूल है, सही आदत की तफरीक का ये जो उसूल है, इसकी जो अहमियत है, इसकी अहमियत आपको इन दोनों मिसालों से समझ में नहीं आएगी, बल्कि अब मैं आपको जो मिसाल समझाने वाला हूँ उस मिसाल से आपको ये समझ में आएगा कि ये सही आदात की तफरीक का ये जो उसूल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो कितना अहम है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हमको -7 में से तफरीक करना है, -7 में से तफरीक करना है -4 को। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आएगा कि सही आदत की तफरीक का जो उसूल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्यों समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, -7 में से तफरीक करना है -4 को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, -7 में से -4 को तफरीक करना है। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहता कि 7 में से 4 को तफरीक करो तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि -7 में से -4 को तफरीक करो तो इसमें बच्चों आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों मैंने आपको क्या किया है, सही आदात की जो तफरीक का उसूल है यहाँ पर ये समझा है। तो इन दोनों मिसालों में इस उसूल की अहमियत आपको समझ में नहीं आएगी, बल्कि अब आपको ये जो तीसरी मिसाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ
इस मिसाल में आपको ये जो ऊपर मैंने सही आदत की तफरीक का उसूल आपको बताया उसकी अहमियत आपको अब पता चलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, -7 में से -4 को तफरीक करना है। बच्चों सही आदत की तफरीक का उसूल अभी मैंने आपको क्या बताया, सही आदत की तफरीक का मैंने आपको उसूल ये बताया कि हम क्या कर सकते हैं, पहले अदद में से दूसरे अदद को तफरीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले अदद में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे अदद के मुतजाद को जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही उसूल यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस मिसाल का जवाब मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, -7 में से -4 को तफरीक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, -7 में से -4 को तफरीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, -7 में ये जो दूसरा अदद है, दूसरा अदद क्या है, -4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -7 में से -4 को तफरीक करने के लिए -7 में दूसरे अदद का जो मुतजाद अदद है, -4 का मुतजाद अदद क्या होगा, इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, -4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, -7 में से -4 को तफरीक करने के लिए -7 में इस दूसरे अदद का जो मुतजाद है, दूसरे अदद का मुतजाद क्या होगा, -4 होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, -7 में दूसरे अदद के मुतजाद यानी -4 को क्या कर सकता हूँ, जमा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो तफरीक की मिसाल थी वो किस में तब्दील हो गई, ये जमा की मिसाल में तब्दील हो गई। और बच्चों सही आदात की जमा किस तरह से की जाती है, इससे तो आप पहले से वाकिफ़ हैं, तो हम यहाँ पर आसानी से इन सही आदात की जमा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सही आदात की जमा करने का उसूल क्या है, सही आदात की जमा का उसूल ये है कि अगर आदात की अलामतें अलग अलग हो तो उनका जवाब मालूम करने के लिए, उनकी जमा मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, तफरीक का अमल किया जाता है। यहाँ पर ये दोनों आदात आप देख सकते हैं कि दोनों आदात की जो अलामतें हैं वो अलग अलग है। 7 की अलामत क्या है, तफरीक है, और जमा की अलामत क्या है, जमा है। इसलिए इन दोनों आदात की अलामतें अलग अलग है, तो हमको इन आदात की जमा करने के लिए क्या करना होगा, तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, तो जब आप 7 में से 4 को तफरीक करेंगे, 7 में से 4 को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 3 जवाब आएगा। ठीक है, अब बच्चों जवाब में कौन सी अलामत आएगी ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन दोनों आदात की अलामतों को भूल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि दोनों आदात में बड़ा अदद कौन सा है। ठीक है, तो दोनों आदात में 7 ये बड़ा अदद है, इसके साथ तफरीक की अलामत है, तो जवाब में भी कौन सी अलामत आएगी, तफरीक की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -7 में से -4 को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा, -3 जवाब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सही आदात की तफरीक का उसूल, सही आदात की तफरीक का उसूल इस्तेमाल करके हम आसानी से सही आदात की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको सही आदात की तफरीक का जो उसूल है वो आपको इस मिसाल से कितना अहम है ये आपको पता चला होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और तरीके से -7 में से -4 को तफरीक करने पर -3 किस तरह से बचते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि -7 आपके पास -7 रुपये, यानी आप पर 7 रुपये क्या है, ख़र्ज़ है। ठीक है, अगर बच्चों आप पर 7 रुपये ख़र्ज़ हो, और आप क्या करते हैं, 4 रुपये ख़र्ज़ को क्या कर देते हैं, आप 7 रुपये ख़र्ज़ में से 4 रुपये ख़र्ज़ को निकाल देते हैं, तफरीक कर देते हैं, तो बच्चों आप पर कितना ख़र्ज़ बचेगा, शाबाश, आप पर 3 रुपये ख़र्ज़ बचेगा, यानी आपके पास कितने रुपये रहेंगे, -3 रुपये रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी बच्चों आप मनफी अदद को ख़र्ज़ के तौर पर फ़र्ज़ करके भी ये आसानी से समझ सकते हैं कि -7 में से -4 को तफरीक करने पर कितने बचते हैं, -3 बचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत डिटेल में सही आदात की तफरीक का क्या उसूल है इसको समझ लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सही आदात की तफरीक का क्या उसूल है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको ये उसूल समझ में आ गया है तब आप बहुत आसानी से मशक़ी सेट 8 को हल कर सकते हैं।